बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा जो दहाड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो वही शिक्षा से आपको वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए नीति लेकर के आ रहे हैं। लोगों ने पिछले 2 साल में देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर मोबाइल बच्चों को पकड़ा दिया गया और हमने देखा कि बच्चों की शिक्षा में किस तरीके से गिरावट आई। 70% के आसपास आज की तारीख जेलों की हालत ये है कि दलित और आदिवासियों से भरी हुई है और उनके मुकदमों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है आपके जज नहीं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, जयपाल मुंडा की बदौलत बोल रहे हैं, अन्यथा हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया करते थे लोग। वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता द्वारा खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे सुपर जस्टिस न्यूज चैनल का कोई भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मेरा नाम जितेंद्र मीणा है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। जब मैं अपने स्कूल के दिनों में था तो मेरे स्कूल के टीचरों ने जिन विभूतियों की मूर्तियां, तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके बारे में कभी नहीं बताया था। हमें पहली दफा अपने ग्रेजुएशन के डेज में जब जयपुर हम पढ़ने के लिए पहुंचे थे, तब किताबों में सिर्फ 2 से 3 लाइनें लिखी हुई वहां पर मिली और हम पहली बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले से वहां पर जाकर के रूबरू हुए। लेकिन जब यहां करावल नगर में आपके स्टेज पर आए और हमसे पहले यहां पर हमने जिन बच्चियों को यहां बोलते हुए सुना, इशिका और हर्षिता, उनके बोलते हुए सुनते हुए बड़ा फख्र महसूस हुआ। और ये फख्र इसलिए है कि जिन तस्वीरों को हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये हमारे वो पुरखे हैं जिन्होंने जो लड़ाई बहुत पहले जो छेड़ी थी, और उस लड़ाई का नतीजा था कि हमारी 2 बच्चियां यहां पर आकर के इंग्लिश में और हिंदी में आकर के अपनी कविताएं सुना रही हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपना भाषण दे रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का प्रोफेसर हूं, इतिहास पढ़ाता हूं। जब इतिहास पढ़ाता हूं तो बहुत सारी चीजें हमें देखने और सुनने को मिलती है और पता चलता है कि इतिहास में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। इतिहास में जब आज हम यहां पर बोल रहे हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, जयपाल मुंडा की बदौलत बोल रहे हैं, अन्यथा हमारे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया करते थे लोग। अन्यथा यह हुआ कि हमें सिंधु घाटी से खदेड़ करके जंगलों में धकेल दिया गया और हम आदिवासी कहलाए। यह हमारे साथ हुआ, इतिहास में हम लोग ये देख सकते हैं। जब आज ये शिक्षा मेला की बात शुरू हुई है, आज जब हम लोग शिक्षा मेला में यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, तो मैं बात अपनी शिक्षा मेले पर ही अपनी करूंगा, शिक्षा के मामले पर ही अपनी बात रखूंगा। तमाम तरीके की बातें होती हैं और कहा जाता है कि हमने, आप सब ने इतनी तरक्की की, इतना कुछ अचीव किया, लेकिन एक चीज उसके बावजूद भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हाँ, हमने अचीव किया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ छूटा हुआ है, उसे अचीव करना हमारे लिए अभी भी बाकी है। जब शिक्षा की बात चली है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से आता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालयों में तमाम तरीके के आरक्षण के बावजूद हमारा जो प्रतिनिधित्व है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, आज भी 3 से 4% के आसपास है। तमाम तरीके के प्रावधानों के बावजूद जब हम लोग एडमिशन लेने के लिए, रिसर्च के लेवल पर पीएचडी करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जब जाते हैं, तो जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में जो है हमसे सवाल पूछे जाते हैं और सवाल पूछने के बाद अगर हम ठीक से जवाब भी देते हैं, तब भी हमारे सामने लिखा जाता है NFS, नॉट फाउंड सूटेबल, का मतलब है कि तुम इस काम के योग्य नहीं हो। वो इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि वहां जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनका उन विश्वविद्यालयों पर कब्जा है, उन्हें हम लोग चुनौती दे रहे हैं। उन्हें नहीं पसंद
कि दलितों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे उनके बराबर से आकर के बैठे और उनके बराबर से आकर के बैठ करके उनसे सवाल करे, आंखों में आंखें डाल करके सवाल करे, बराबर की कुर्सी में बैठ करके अपने हक और हुकूक की बात करें। और इसीलिए हमारे साथ वो ये सब करते हैं। इतना ही नहीं, आप शिक्षा के साथ साथ आप जुडिशरी का आलम देख लीजिए, न्यायालय में देख लीजिए क्या हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक आप उठा करके देखिए क्या स्थिति है हमारी। पता चलेगा 1 से 2 लोग हैं जो आदिवासी या दलित तबके से आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज है। हाई कोर्ट का भी आलम यही है। ओबीसी की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले में। यह हमारी आज की स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ आप याद करके देखिए, आप जिस जमीन पर बैठे हैं, जो जमीन पर आप रहते हैं, क्या उसके अलावा भी आपके पास कोई और जमीन है? क्या उसका मालिकाना हक है? तो पता चलेगा नहीं है आपके पास। आप इस देश के मूल निवासी थे, मूल निवासी हैं और मूल निवासी रहेंगे, लेकिन आपकी जमीनों से आप ही को बेदखल कर दिया गया और आज आपके पास जिस जमीन पर आप रह रहे हैं उतनी ही जमीन, और वो भी हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों ने खरीदी हुई जमीन है, आपके अपने पैसे से खरीदी हुई जमीन है। आपकी जमीनें छीन करके आपको अपनी ही जमीन पर बेदखल कर दिया और किराएदार की भांति रहने को मजबूर कर दिया। ये स्थिति हमारी हो गई है। आप याद कीजिए, इस देश का 86%, 86% जो दलित है वो या तो लैंडलेस है, भूमिहीन है, या 2 एकड़ से भी कम जमीन का मालिक है। 2 एकड़ से भी कम जमीन है। 86% आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी है, उसके पास जमीन नहीं है। भुखमरी का आलम यह है कि 37% दलित आज भुखमरी के कगार पर है, बीपीएल की कैटेगरी में है। यह हमारी स्थिति है तमाम तरीके के प्रावधानों के बावजूद भी। आदिवासियों की स्थिति तो इससे भी ज्यादा खराब है। 45 आधे से आदिवासी ऐसे हैं जो आज की तारीख में भुखमरी के कगार पर हैं और जिन्हें कम से कम 2 दफा अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। जंगलों में आज की तारीख में हम देख रहे हैं, कभी नक्सलवाद के नाम पर और कभी माओवाद के नाम पर सीधा पुलिस जो है गोली मार देती है और कोई उनकी पूछने वाला नहीं है। ये स्थिति आज की तारीख में हमारी है। वहीं दूसरी तरफ जेलों का आलम देख लीजिए। आप देखिए जेलें, कौन लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, उनकी जातियां देख देख करके आपको पता चलेगा कि उनके मुकदमों की बरसों तक सुनवाई नहीं होती। दशक गुजर जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि जज जो है कोई और लोग बैठे हुए हैं, वो आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। 70% के आसपास आज की तारीख जेलों की हालत ये है कि दलित और आदिवासियों से भरी हुई है और उनके मुकदमों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है आपके जज नहीं है। आप देख लीजिए सारे बिजनेसमैन को किन के हाथों में है, कौन लोग हैं जो पैसा लेकर के विदेश भाग गए, तो पता चलेगा कि सारे के सारे अपर कास्ट है। आपका वहां पर भी कोई हिस्सा नहीं है, आपकी वहां पर भी कोई शेयरिंग नहीं है। ऐसे में जब हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये सरकार जो अभी केंद्र में बैठी हुई है एक नई शिक्षा लेकर के आ रही है, नई शिक्षा की नीति लेकर के आ रही है। और उस नीति का उद्देश्य क्या है, क्योंकि शिक्षा मेला लगा है तो बहुत जरूरी है जानना। उस नीति का मकसद है कि हम लोगों ने पिछले 2 साल में देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर मोबाइल बच्चों को पकड़ा दिया गया और हमने देखा कि बच्चों की शिक्षा में किस तरीके से गिरावट आई। वो कह रहे हैं कि अब जो है 40% जो शिक्षा है वो ऑनलाइन चलाई जाएगी, इसी तरीके से मोबाइल के जरिए और लैपटॉप और कंप्यूटर के जरिए मोबाइल उसके जरिए शिक्षा चलाई जाएगी। तो सोचिए किन के बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा इससे सफर करेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा जो दहाड़ेगा। लेकिन आप सोचिए जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो वही शिक्षा से आपको वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के लिए नीति लेकर के आ रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि मोबाइल के बहाने किस तरीके से हमारी आज की स्थिति देखिए, जो भाई जो बहन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, जिसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो कहां से लैपटॉप और मोबाइल का जुगाड़ करेगा। अगर 1 से ज्यादा बच्चा है तो कहां तक उनके लिए लैपटॉप और मोबाइल की बंदोबस्त करेगा, कहां से उसमें डेटा के लिए पैसा खर्च करेगा, कहां से उसके लिए और इंतजाम करेगा। क्या होगा ये कि आपके पास संसाधन नहीं होंगे और आप जो है शिक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो शिक्षा की नीति लेकर के आ रहे हैं उसका ये आलम है। दूसरा, आरक्षण उन्होंने इस तरीके से सरकारी नौकरियों में नहीं खत्म किया, लेकिन उन्होंने उसका दूसरा रास्ता निकाल लिया।
हम तमाम लोग आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, तमाम स्कूलों को, कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को, या तमाम जो संसाधन है, सड़क से लेकर के हवाई जहाज तक, रेल से लेकर वेल और गेंद तक, सबका सब प्राइवेट हाथों में दे दिया। वहां तो किसी तरीके का आरक्षण नहीं है। क्या वो रिसोर्सेज हमारे नहीं है? वो रिसोर्सेज भी हमारे हैं, लेकिन वहां से भी हमें जो है बेदखल करने की कोशिश हो रही है। और आज का आलम देखिए, स्थिति क्या है। आपको याद होगा, आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले राजस्थान के पाली की घटना आपको याद होगी। जितेंद्र मेघवाल का केस आपने जरूर सुना होगा। क्या हुआ जितेंद्र मेघवाल के साथ? वो नौजवान दलित समाज से आता, उसका शौक था कि वो बहुत अच्छी अच्छी मूछें रखे, वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाए, अच्छे तरीके से रहे। लेकिन उन जातिवादियों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो आदमी, वो नौजवान अपनी मूछें कैसे रह सकता है। एक दलित होकर के मूछें रखता है, दलित होकर के मोटरसाइकिल पर चलता है, वो भी बुलेट पर। ये कैसे संभव है? हमने देखा कि उसको घेर करके गुंडों ने मार दिया। ये हमारे साथ हो रहा है। दूसरा, उसके बाद का एक घटनाक्रम है, उसी राजस्थान का घटनाक्रम है कि एक आईपीएस अधिकारी जो कि दलित समाज से आता था, उसने अपनी बारात निकाली। वो चाहता था कि घोड़े पर बैठ करके उसकी बारात निकले। वहां पर भी जातिवादियों ने उसको नहीं निकालने दिया। उसे अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बुलाने पड़ी। और ये हमारा जो है आलम है आज की तारीख में, ये हमारी स्थिति है। आप याद कीजिए, कुछ समय पहले गुजरात में हमारे भाइयों के ऊपर पीठों पर कोड़े बरसाए गए थे। हम लोग भूले नहीं हैं। लेकिन एक चीज, और उस बात के साथ मैं अपनी बात को भी खत्म करूंगा, यहां पर मान्यवर काशीराम साहब का एक पोस्टर लगा हुआ है। आप पढ़िए पोस्टर को, जिस पर लिखा हुआ है कि इतिहास का रुख बदलने वाले जुझारू लोग मुश्किलों से कभी नहीं घबराते। घबराते नहीं है बिल्कुल भी, वो डट करके मुकाबला करते हैं और फतेह हासिल करते हैं। इसीलिए हम सबको इस बात को याद रखने की जरूरत है कि हम लोग तमाम चुनौतियों का सामना करेंगे, हम मूंछ भी रखेंगे और बाबा साहब की दी हुई शिक्षाओं का भी हम लोग पालन करेंगे, शिक्षा का भी पालन करेंगे, शिक्षा लेंगे भी और अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देंगे भी। और वक्त आ गया है कि अब हम लोग बाबा साहब की शिक्षाओं को बाकी समाजों तक ले जाने की कोशिश करें। दलितों के साथ साथ आदिवासियों तक भी ले जाने की जरूरत है, पिछड़ों तक भी ले जाने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से ये रास्ता निकलेगा। जिस बहुजन यूनिटी की हम लोग बात करते हैं, जिस बहुजन एकता का ख्वाब मान्यवर काशीराम साहब ने देखा था, जिसकी लगातार वो वकालत कर रहे थे कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी की एकता की जो बात वो कर रहे थे, उस ख्वाब को हमें साकार करने की जरूरत है। और जब हम लोग उस ख्वाब को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि उनकी परेशानियों को भी हम लोग ध्यान में रखें, उनके सामने भी जो चुनौतियां हैं उनको भी ध्यान में रखें और उन सबको एकजुट करके हम लोग आगे बढ़े। एक चीज की ओर मैं आयोजकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ पोस्टर में हमने तमाम विभूतियों की मूर्तियों को जो है देखा है, लेकिन यहाँ पर एक कमी है। वो कमी आप महसूस कीजिए, यहाँ पर कोई भी आदिवासी आइकॉन नहीं है। जब हम लोग बहुजन मिशन चला रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे एक तरफ है, ज्योतिबा फुले हमारे बीच में है, तो दूसरी तरफ हमारे साथ जयपाल मुंडा भी खड़े होने चाहिए और तभी जाकर के हम एक बहुजन यूनिटी का सपना साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जोहार।